साक्षी बस अभी अभी अमेरिका से वापस आए है। एयरपोर्ट पर से अपना बैग लेने के बाद और उसके बाद टैक्सी बुक करने के बाद वह बस टैक्सी का वेट कर रही थी। कल उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और उस बेस्टी की शादी है जिसकी शादी के लिए शायद उसने काफी समय से इंतजार किया होगा और आज फाइनली उसकी यह मुराद भी पूरी होने जा रही है। उसकी बेस्टी सागरिका शादी करने वाली है। वह बचपन के दोस्त है। वो दोनों अनाथ आश्रम में मिले थे पर वह दोनों कुछ ही समय में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उन्हें खुद को भी यह चीज नहीं पता चली पर ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई क्योंकि कुछ ही समय बाद जब सागरिका 18 साल की थी तभी उसके पेरेंट्स उसे लेने के लिए आ गए, या फिर सीधे शब्दों में कहो तो उसके पेरेंट्स को पता चल गया कि वह किसी अनाथ आश्रम में है तो वह लोग उसे घर ले जाने के लिए आ गए। पर उसके बाद भी सागरिका कभी साक्षी को भूली नहीं थी। वह हमेशा उसका ध्यान रखती थी। जब साक्षी ने उससे यह इच्छा जाहिर की थी कि वह अमेरिका पढ़ने जाना चाहती है तो वह सागरिका ही थी जिसने उसे सपोर्ट किया और अमेरिका जाने तक के पैसे दिए। हालांकि वह सब उसका कर्जा है और वह चुकाने के बारे में सोचती थी। जैसे ही उसका एमबीए कंप्लीट होगा और उसकी जॉब लगेगी तो वह सारा कर्जा सागरिका को चुकाने वाली थी। क्योंकि साक्षी फ्रेंडशिप में कभी भी पैसों को नहीं लाना चाहती थी, लेकिन सागरिका इस चीज के लिए कभी मानती ही नहीं थी। वह उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती थी। हालांकि उन लोगों को नहीं पता कि उनका बर्थडे किस दिन होता था, पर अनाथ आश्रम में सभी बच्चों का बर्थडे एक ही दिन मनाया जाता था। इसलिए उन दोनों का बर्थडे भी सेम डे होता था, इसीलिए वह दोनों साथ में अपना बर्थडे मनाती है। साक्षी अपनी टैक्सी का वेट कर रही थी। उसने पहले सोचा था कि वह सरप्राइज देगी पर यह प्लान फ्लॉप हो गया और पता नहीं कैसे सागरिका को उसके आने से पहले ही पता चल गया। सागरिका को सब कुछ पता होता है, जैसे कि उसके दिमाग में कंप्यूटर फिट है। साक्षी इस बात की शिकायत तो नहीं कर रही थी। वैसे उसे पता चला कि सागरिका लव मैरिज करने वाली है और वो लड़का सागरिका को बहुत प्यार करता है। हालांकि वह अभी तक सागरिका के होने वाले दूल्हे से मिली नहीं है, पर उसने सागरिका से उसके बारे में बहुत बातें सुनी है और वह उस लड़के से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी। तभी उसकी टैक्सी आ जाती है और वह टैक्सी में बैठ करके अपने फ्लैट पर जाने वाली थी। यह उसका और सागरिका दोनों का ही फ्लैट था। पैसे तो सारे सागरिका ने ही दिए थे। हालांकि अब थोड़ा बहुत जब वह भी कमाने लगी थी तो फिर वह फ्लैट का मेंटेनेंस देख लेती थी क्योंकि वह सागरिका का और ज्यादा कर्ज नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि सागरिका को कभी ऐसा लगे कि वो उसका इस्तेमाल कर रही है। वहीं दूसरी ओर सागरिका उसे हमेशा ये बोलती थी कि अगर क्या तुम्हारे पास पैसे होते तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करती। और जैसे ही सागरिका ये बोलती है तो उसे चुप होना ही पड़ता था क्योंकि अगर उसके पास भी पैसे होते तो वह भी सागरिका की लाइफ को बेटर से बेटर बनाने की पूरी कोशिश करती। तभी उसने देखा कि उसके फोन में एक मैसेज आया। उसने तुरंत अपना व्हाट्सएप खोला और देखा कि सागरिका का ही मैसेज आया है। उसने मुस्कुराते हुए सागरिका को मैसेज किया, हाँ मैं बस अभी अभी पहुंची हूँ, तुम कहाँ पर हो, फ्लैट पर या फिर अपने घर पर हो। सागरिका ने उसे लिखा कि मैं तो अभी अपने घर पर हूँ पर मैं तुमसे वेन्यू पर मिलूंगी। मैंने तुम्हें सारी डिटेल्स भेज दी है। जैसे ही साक्षी ने वेडिंग कार्ड देखा उसने मुस्कुराते हुए उसे लिखा, यार वेडिंग कार्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, शादी में खाना तो अच्छा रखा है ना। वह दोनों फ्रेंकली होके एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब साक्षी सागरिका को मैसेज कर रही थी तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही पल में उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसने सामने से आ रही रोशनी को देखा और तभी देखा कि एक बड़ा सा ट्रक आया और उनकी गाड़ी को उड़ा दिया और वह लोग कहाँ गए उन्हें खुद भी नहीं पता। साक्षी का फोन कहीं और गया, वह कहीं और गई, ड्राइवर भैया कहीं और गए। वहीं दूसरी ओर जैसे ही सागरिका ने देखा कि अब साक्षी का मैसेज नहीं आ रहा है तभी उसे एक दूसरे नंबर से एक मैसेज आया, मैडम काम हो चुका है, जो भी आपने हमसे करने के लिए कहा था हमने कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। सागरिका ने उसे ओके का मैसेज किया। उसके बाद वह बाहर जाने के लिए तैयार होने लगी तभी उसकी मम्मी अंदर आए और उन्होंने सागरिका से पूछा, सागरिका तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो। सागरिका ने मुस्कुराते हुए अपनी मम्मी से कहा, अभी मेरे फ्रेंड के साथ में डिनर प्लान है। उसकी मम्मी ने मुंह बनाते देखा, सागरिका को देखा, उससे पूछा, वह तुम्हारी फ्रेंड ने जो तुम्हारे साथ अनाथ आश्रम में रहती थी। बेटा मैं तुम्हें बोल रही हूँ वह दोस्त खाली तुम्हारे इस्तेमाल कर रही है। उसे पता है कि तुम प्रताप खानदान की इकलौती बेटी हो तो वह तुम्हारा पूरा फायदा उठा रही है। उद्धरण चिन्ह। सागरिका ने उदास होते हुए कहा, पर मम्मी जब मैं वहां पर अलग अकेले थी तो वही थी जिसे मेरा साथ दिया है। अब मैं प्रताप खानदान की बेटी बन गई तो इसका मतलब यह नहीं करना कि मैं उसे छोड़ दूंगी। जैसे ही मिसेज प्रताप ने ये सुना उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। उनकी बेटी कितनी नादान और कितनी मासूम है, वो लोगों को पहचान ही नहीं पाती है। उनको को पता नहीं उसका इस दुनिया में क्या होगा। वह तो अच्छा हुआ कि वो उन लोगों को समय रहते मिल गए, वरना वह सोच भी नहीं सकती थी उनकी बेटी के साथ क्या होता। श्रीमती प्रताप ने कहा, ठीक है तुम जाओ, लेकिन ड्राइवर को अपने साथ लेकर के जाना और जैसे ही आना हो अपने बड़े भाई को फोन कर देना, वह तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। सागरिका ने मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ मम्मी आपने जो भी बोला मैं समझ गई, अब मुझे जाने दीजिए, मुझे जल्दी जाना है। श्रीमती प्रताप मुस्कुराए और उन्होंने अपनी बेटी को जाते हुए देखा। तभी मिस्टर प्रताप मिसेस प्रताप के कंधे पर हाथ रखते हुए उनसे कहा, तुम उसकी कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो, हमारी बेटी बहादुर है, तुम इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।
और तुम चिंता मत करो, उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स है, श्रीमती माहेश्वरी ने कहा। पर हमारी बेटी कितनी ज्यादा सीधी है, अगर हमें ये समय रहती नहीं मिलती तो पता नहीं इसका क्या होता। मिस्टर माहेश्वरी ने कहा, कोई बात नहीं, हमें सब मिल गया ना, हमारी बेटी सुरक्षित है। तुम बस इस बात से खुश रहो, कितनी समय बाद मिली, कितने समय पहले मिली, इस बात को मत सोचा करो, ठीक है, क्योंकि यह चीज हमारे दिल को चुभती है जब भी हम उसे घटना के बारे में सोचते हैं। एमआरएस माहेश्वरी उसे दिन को कभी नहीं भूल सकते थे जब उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को खो दिया था। जैसे ही वह पैदा हुई उसे लंग्स इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उसे 15 डेज एक्स्ट्रा हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और यह वही वक्त था जब एक किडनैपर माहेश्वरी खानदान की प्रिंस को लेकर के भाग जाता है, उसका किडनैप कर लेता है। और वह लोग पिछले 18 साल से अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे और आप जाकर क्यों नहीं, वह मिल चुकी थी और उनके साथ खुशी खुशी रह रही है। पर जब वह लोग उसका अतीत याद करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। वहीं दूसरी ओर रिया मुस्कुराते हुए घर से निकली, उसे ड्राइवर से कहा तुरंत सिटी हॉस्पिटल ले लो। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी सिटी हॉस्पिटल के बाहर पहुंच गई। वहां पर एक एम्बुलेंस पर आकर रुकी हुई थी जिसमें एक औरत और एक आदमी था। उन लोगों को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाया गया। वहां पर उसे ड्राइवर की तो मौत हो चुकी थी पर वह और जिंदा थी। रिया ऑपरेशन थिएटर में गई और उसने अपने सामने पड़ी साक्षी को दिखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज फाइनली मेरा दर्द जो पिछले 7 साल से मैंने अपने दिल में छुप करके रखा हुआ है, फाइनली मुझे अलविदा कहने वाला है। साक्षी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया था और नहीं दिखाई दे रहा था, वह बेहोश पड़ी हुई थी, उसके सर से खून निकल रहा था, उसके हाथ पैर में कट आए थे, शायद उसकी हड्डियां भी टूट गई थी। डॉक्टर ने कहा, मैडम अगर हमने इस वक्त ऑपरेशन किया तो मुझे नहीं लगता कि इस लड़की की जान बचाना भी मुमकिन होगा। एक डॉक्टर ने आकर के रिया से धीरे से कहा, रिया उसकी तरह दिखती है। उसने कहा, मुझे ऑपरेशन 1 घंटे के अंदर होना चाहिए, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लड़की जिंदा बस्ती भी है या फिर नहीं, मैंने जो तुमसे कहा है वह बस तुम करो। डॉक्टर को पता था कि यह लड़की माहेश्वरी खानदान की प्रिंस है और इससे पंगा लेना उसकी नौकरी के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए उसे डॉक्टर ने कहा, ठीक है बट मैं इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम ये चिंता मत करो। जब डॉक्टर को उसे आश्वासन दिल दिया तो डॉक्टर को भी अब ये चीज करने में कोई दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर एंड स्टूडेंट ऑपरेशन किया और साक्षी की एक किडनी निकाल। साक्षी बेहोश पड़ी थी, उसे अभी तक नहीं पता था कि जिसकी शादी के लिए वह यहाँ पर आई थी वह उसके साथ क्या कर रही है। डॉक्टर से खुशी घंटे में ऑपरेशन पूरा कर लिया, पर वह ये देख रहे थे कि साक्षी की हालत बीते समय के साथ बिगड़ती जा रही है। तभी वह डॉक्टर बाहर निकाला और उसे रिया से कहा, मैडम ऑपरेशन तो हो चुका है पर मुझे नहीं लगता कि अभी पेशेंट बचाने वाला है। जैसे ही रिया ने सुना उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर वह ऑपरेशन थिएटर में गई और उसने साक्षी को देखा जिसे धीरे धीरे होश आ रहा था और वह अपनी खुली आंखों से सब कुछ अपने सामने देख रही थी। उसे लगा ही था कि वह अस्पताल में होगी पर पता नहीं कि उसे अजीब सा दर्द हो रहा था। वह पहचान नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसको किस पार्ट में चोट लगी है। उसका तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो उसे लग रहा था कि कहीं अगर दर्द हो रहा है उसे यह, उसका तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो उसे लग रहा था कि कहीं अगर दर्द हो रहा है उसे यह नहीं, उसका तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो उसे लग रहा था कि कहीं अगर दर्द हो रहा है उसे यह नहीं पता कि उसका तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो उसे लग रहा था कि कहीं अगर दर्द हो रहा है उसे यह नहीं पता कि उसकी किडनी तक ले ली, उसका तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो उसे लग रहा था कि कहीं अगर दर्द हो रहा है उसे यह नहीं पता कि उसकी किडनी तक ले ली गई है, उसका तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो उसे लग रहा था कि कहीं अगर दर्द हो रहा है उसे यह नहीं पता कि उसकी किडनी तक ले ली गई है। तभी रिया के सामने आई और जैसी ही साक्षी ने रिया को अपने सामने देखा वह रिया को बस देखते ही जा रही थी, वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तब रिया ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को प्यार से पहले आया और फिर उसने उससे कहा, मेरी प्यारी सी दोस्त, तुम्हारी जिंदगी कुछ आखिरी पल चल रहे हैं, चैन से जी को और जो मैं बता रही हूँ सच उसे सुन लो, तुम्हें भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। याद है तुम्हारे पास एक पेंडेंट? साक्षी को इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह बस रिया की तरफ देखे जा रही थी। रिया को भी लग रहा था कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए वही सच बता रही। साक्षी को इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह बस रिया की तरफ देखे जा रही थी। रिया को भी लग रहा था कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए वही सच बता रही थी। वह पेंडेंट तुम्हारे परिवार ने तुम्हें दिया था जब तुम सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की थी, कि ताकि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। पर कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आया जब तुम किडनैप हो गई और उसके ना पढ़ने तुम्हें फेंक दिया। 18 साल बाद एक फैमिली आई जिसे उसे पेंडेंट के बारे में पूछा और वह प्रेग्नेंट, पता है किसके पास होना चाहिए था और किसके पास था? जिसके पास वह पेंडेंट था वह परिवार के साथ चला गया। जैसे ही साक्षी ने सुना उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसे यह बहुत अच्छे से याद है कि उसके पास एक पेंडेंट था पर कुछ ही समय बाद में चोरी हो गया था और उसे याद है कि जैसे ही वह चोरी हुआ उसके ठीक 3 महीने बाद एक परिवार आया जिसने ये दावा किया कि रिया उनकी बेटी है। साक्षी की आंखें बड़ी हो गई, रिया समझ गई कि साक्षी उसकी बात को समझ गई है। उसे मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आज जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरे पास है वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है मेरी प्यारी सी दोस्त, और मैं शायद इसके लिए जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। साक्षी कैसा लग रहा था कि साक्षी को ऐसा लग रहा था वह धीरे धीरे अपना होश होती। रिया ने साक्षी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और से आगे कहना जारी रखा, को तुमसे नहीं मिल पाई क्योंकि तुम बिल्कुल उनकी तरह दिखती हो और मैं तुम्हें दिखा करके तुम्हें उन लोगों से मिलवा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती थी,
क्योंकि तुम्हें देखते ही उन्हें एक पल में एहसास हो जाएगा कि जो मैंने कहा है या जो मैं उनके साथ गई हूँ वह झूठ है, मैं झूठी हूँ। तुम्हें पता तुम्हारे शरीर में एक अजीब सा दर्द हो रहा होगा क्योंकि हमने तुम्हारी दोनों किडनी निकाल ली है, इसीलिए मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी गेट में रहूँ और तुम मेरे लिए टाइम बम की तरह हो जो तलवार मेरे माथे पर लटकी हुई है। क्योंकि अगर कभी गलती से वह लोग तुमसे मिल भी लिए ना तो तुम्हारे बारे में मैंने पता चल जाएगा और मैं ये होने नहीं देना चाहती। फाइनली मुझे मेरा ड्रीम फैमिली, ड्रीम प्यार जो कि शायद तुम्हारा होता अगर तुम इस परिवार में पहले आती, पर मेरा है सब कुछ मिला है, मैं उसे इतना आसानी से नहीं खोन दूंगी। साक्षी की आंखों में रिग्रेट साफ साफ देखा जा सकता था, उसे यकीन नहीं होते किसकी खास दोस्त से उसके साथ ये किया कि ताकि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। पर कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आया जब तुम किडनैप हो गई और उसके ना पढ़ने तुम्हें फेंक दिया। 18 साल बाद एक फैमिली आई जिसे उसे पेंडेंट के बारे में पूछा और वह प्रेग्नेंट, पता है किसके पास होना चाहिए था और किसके पास था? जिसके पास वह पेंडेंट था वह परिवार के साथ चला गया। जैसे ही साक्षी ने सुना उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसे यह बहुत अच्छे से याद है कि उसके पास एक पेंडेंट था पर कुछ ही समय बाद में चोरी हो गया था और उसे याद है कि जैसे ही वह चोरी हुआ उसके ठीक 3 महीने बाद एक परिवार आया जिसने ये दावा किया कि रिया उनकी बेटी है। साक्षी की आंखें बड़ी हो गई। रिया समझ गई कि साक्षी उसकी बात को समझ गई है। उसे मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, आज जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरे पास है वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है मेरी प्यारी सी दोस्त, और मैं शायद इसके लिए जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। साक्षी कैसा लग रहा था कि साक्षी को ऐसा लग रहा था वह धीरे धीरे अपना होश होती। रिया ने साक्षी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और से आगे कहना जारी रखा, को तुमसे नहीं मिल पाई क्योंकि तुम बिल्कुल उनकी तरह दिखती हो और मैं तुम्हें दिखा करके तुम्हें उन लोगों से मिलवा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें देखते ही उन्हें एक पल में एहसास हो जाएगा कि जो मैंने कहा है या जो मैं उनके साथ गई हूँ वह झूठ है, मैं झूठी हूँ। तुम्हें पता तुम्हारे शरीर में एक अजीब सा दर्द हो रहा होगा क्योंकि हमने तुम्हारी दोनों किडनी निकाल ली है, इसीलिए मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी गेट में रहूँ और तुम मेरे लिए टाइम बम की तरह हो जो तलवार मेरे माथे पर लटकी हुई है। क्योंकि अगर कभी गलती से वह लोग तुमसे मिल भी लिए ना तो तुम्हारे बारे में मैंने पता चल जाएगा और मैं ये होने नहीं देना चाहती। फाइनली मुझे मेरा ड्रीम फैमिली, ड्रीम प्यार जो कि शायद तुम्हारा होता अगर तुम इस परिवार में पहले आती, पर मेरा है सब कुछ मिला है, मैं उसे इतना आसानी से नहीं खोन दूंगी। साक्षी की आंखों में रिग्रेट साफ साफ देखा जा सकता था, उसे यकीन नहीं होते किसकी खास दोस्त से उसके साथ है। सागरिका ने जब साक्षी की आंखों में वह दुख देखा जो कि वह देखने के लिए तरस रही थी तो उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने साक्षी से कहा, और राज की बात बताती हूँ, वैसे भी तुम मरने वाली हो तो मेरा राज कहीं और जाएगा नहीं। तो सुनो, हमने तुम्हारा यह एक्सीडेंट प्लान किया है, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी कीमती चीज है जो मेरे इस्तेमाल में आएगी। तुम्हारा परिवार मुझे मिल चुका है और अब मुझे तुम्हारा फोन से भी मिल जाएगा। इस कीमती चीज के मेरे पास आते ही जब साक्षी नहीं सुना तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिरकार उसने ऐसा कौन सा चीज है जो इतनी कीमती है कि सागर का इस हद तक गिर गई। जब सागरिका ने देखा कि यह बात साक्षी नहीं समझ पाई थी पा रही तो उसे और अच्छे से समझाया। उसे कहा, यादें एक पर्सन है जिनको तुम बहुत ही ज्यादा एडमिरे भी करती हो और शायद क्रश भी है, वह तुम्हारे, मैं बात कर रही हूँ माधव प्रताप सिंह की, तुम्हारी क्रश नहीं है। जब सागरिका ये कह रही थी तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल की टेबल। उसने फिर आगे कहा, वह अब मेरे फोन से हैं उनकी, और तुम्हारी शादी बचपन में क्या कर दी गई थी, शायद तुम उसे वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, पर पता था कि लड़की ही होने वाली है, इसीलिए दोनों फैमिली से यह मैरिज कंफर्म कर दी थी। पर उसके बाद तुम किडनैप हो गई तो किसी ने इस बारे में बात नहीं की, पर जैसी ही मैं चली गई इस बारे में बात भी होने लगे। पर वह नहीं मान रहे। उनका कहना ये कि उनकी मम्मी को एक प्रॉब्लम है, उनकी दोनों किडनी खराब है, तो जो भी लड़की उनकी मम्मी को एक किडनी देगी वह उसे लड़की से शादी कर लेंगे। तो अब मैं तुम्हारी यह कीमती चीज इस इस्तेमाल में लाऊंगी और उनसे शादी करूंगी। जब साक्षी ने ये सुन तो उसे अब समझ में आएगी उसे दर्द क्यों हो रहा है, अचानक से एक्सीडेंट क्यों हुआ। वह बोलना चाहती थी, वह उठ करके बस सागरिका का गला दबा देना चाहती थी और जो उसके चेहरे पर यह मुस्कुराहट थी ना, उसे वह गायब कर देनी चाहती थी। उसकी आंखें लाल हो गई, उसकी सांस उखड़ने लगी। सागर का ये देखा, उसने कहा, और चीज नहीं सुनोगे? वैसे तो मेरे पास और चीज है नहीं, पर फिर भी तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती हो और अब मैं स्क्रीन की चीज को डिस्ट्रॉय कर देना चाहती हूँ ताकि यह कीमती चीज किसी और के हाथ ना लगे, क्योंकि तुम वह राज हो जो अगर किसी के सामने आगे आना तो मेरा पता एक ही बार में खुल सकता है। तो मेरे लिए यही सही होगा कि मैं इस पत्ते को पूरी तरीके से जला दूं। साक्षी की सांस उखड़ने लगी थी जैसी सागरिका ने ये देखा। उसने कहा, अब इतना ही, इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताना चाहती, और उसके बाद वहां से चली गई। साक्षी बस ऊपर की तरफ देख रही थी और भगवान से यही पूछ रही थी कि आखिरकार उसने कौन सी गलती कर दी थी कि उसे इतनी बड़ी सजा मिली। उसका परिवार है और वह अपने परिवार से मिल नहीं सकती। चलो परिवार छोड़ो, उसे कभी महसूस भी नहीं किया कि उसे परिवार की जरूरत है, वह अपने में ही काफी थी। जब उसे पता चल गया कि वह अनाथ है, पर यह सब क्यों? उसकी एंडिंग ऐसे क्यों होनी थी? उसे अपनी दोस्त से ही बदल क्यों मिला था? धीरे धीरे अफसोस के साथ साक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आत्मा ने धीरे धीरे वह शरीर छोड़ दिया और अब उसकी आत्मा जाकर देख सकती थी कि आखिरकार सागर का आगे क्या करने वाली है, क्योंकि वह सागरिका से बहुत ही ज्यादा नफरत करना चाहती थी। सागरिका का प्लान से आगे भी देखा। सागरिका ने ऐसे प्रिटेंड किया कि उसने किडनी दी है
और माधव प्रताप सिंह की मम्मी का ऑपरेशन आराम से होगा। जब महाजन खानदान को इस बारे में पता चला तो मैसेज माहेश्वरी बहुत ही ज्यादा दुखी हुई। उन्होंने सागरिका से पूछा अभी कि आखिर क्या उसने ऐसा क्यों किया। मुस्कुराते हुए कहा मम्मी मैं अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। श्रीमती महाजन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह कैसे सागरिका को समझाएं। आखिर में जो उन्हें पता चला कि सागर का बिल्कुल ठीक है तो उन्होंने चैन की सांस ली। जब सागर का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो माधव प्रताप सिंह भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए। कुछ समय बाद माधव प्रताप सिंह और सागरिका की शादी हो गई और वह लोग एक हैप्पी कपल की तरह रहने वालों। पर इस समय साक्षी का क्या हुआ। साक्षी जो कि इतना सब कुछ सही और तो और उसे उसके किडनी भी ले ली गई जस्ट बिकॉज का कि उसे वह ब्लड मैच होता था। उसे समझ में नहीं आया था कि आखिरकार सागर का ने उसमें से वह डीएनए टेस्ट के लिए उसका ब्लड कब लिया। सागर का बहुत ही ज्यादा शातिर थी। उसे कभी भी साक्षी को पता ही नहीं लगने दिया कि वह क्या प्लान कर रही है। उसने साक्षी को विदेश इसीलिए भेजा था क्योंकि वह चाहती थी कि साक्षी कभी महाजन परिवार के सामने आ जाए। उसका ये प्लान था कि वह साक्षी को महाजन परिवार के सामने कभी आने ही ना दे। इसीलिए उसे साक्षी को फोर्स किया कि वह बाहर जाकर के पढ़ाई के करें और उसका सारा खर्चा वह देने के लिए तैयार थी क्योंकि उसे वक्त महाजन परिवार में उसे अपनी जगह बनानी थी। और अगर थोड़ी सी भी दर्द गलती हो जाती और अगर उसका पर्दाफाश हो जाता तो यह उसके सपनों पर पानी फेर देता। उसका अल्टीमेटम गोल माधव प्रताप थे। जब महाजन परिवार में आए और उसे इस सगाई के बारे में पता चला तो उसे सोच लिया था कि वह कुछ ना कुछ करके तो माता प्रताप सिंह को पकड़ रहेगी। फिर से पता चला कि माधव प्रताप सिंह की मम्मी को ये प्रॉब्लम है। उसे सोचा कि वह ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती है पर जब उसे ऐसा कोई डोनर मिल ही नहीं तो फिर उसने साक्षी की किडनी से मैच करवाया और साक्षी की न्यूज़ मैच भी हो गई। तब फिर उसने ये प्लान बनाया। इस प्लान को अंजाम देने में उसे पूरे 2 साल लगे हैं पर ये 2 साल भी वथाइटी है क्योंकि उसे आखिर में माधव प्रताप सिंह मिल ही गए। सागरिका की खुशी का ठिकाना नहीं था और साक्षी यह सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे पर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह किसी को जाकर के सच नहीं बता सकती थी। हालांकि उसे एक बात बता दी कि यह कहानी ऐसे खत्म नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे उसकी आत्मा हवा में घुलने लगी और 1 सेकंड बाद वह गायब हो गई। साक्षी ने अपने सर में बहुत ही तेज दर्द महसूस किया। उसे अपनी आंखें खोलने की कोशिश की पर उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। वहीं दूसरी ओर जब साक्षी को पेड़ पर से गिरते हुए सागरिका ने देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा डर लगा और वह दिन को बुलाने के लिए चली गई जो कि डायरेक्टर थे उसे ऑर्फनेज के। जब डायरेक्टर वहां पर आते हैं और साक्षी के सर पर से खून निकलते हुए देखते हैं तो वह तुरंत साक्षी को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। साक्षी की वहां पर मरहम पट्टी होती है। उसे वक्त तक भी साक्षी बेहोशी थी और जब डायरेक्टर आते हैं और साक्षी को लेकर के और उसे उसके बेड पर लेट आते हैं वह सागरिका से पूछे हैं सागरिका आखिरी का हुआ क्या था। सागरिका ने रोते हुए जवाब दिया डायरेक्टर में और साक्षी खेल रहे थे और साक्षी का पैर फिसल गया और वह वहां से गिर गई। जब डॉक्टर ने ये सुन तो उन्होंने कहा इस वक्त इस बार तो कुछ बुरा नहीं हुआ है पर अगली बार से कोई भी पेड़ पर नहीं चलेगा। उन्होंने सागरिका और बाकी के बच्चों को यह वार्निंग देते हुए कहा क्योंकि अगर मैं किसी को भी उसे पेड़ के आसपास भी देखा तो मैं वह पेड़ कटवा दूंगा। हालांकि डायरेक्टर सिर्फ डराने के लिए बोल रहे थे क्योंकि वह जानते थे कि इस पेड़ से बच्चों की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। उन्होंने सभी को फिर प्यार से समझाते हुए कहा देखो जैसे साक्षी की हालत हो गई है वैसे तुम सबकी भी हो सकती अगर तुम उसे पेड़ पर चढ़े क्योंकि पेड़ पर चढ़ना तुम लोगों को आता ही नहीं है। छोटे छोटे हो क्या होगा अगर गिर जाओगे। तो उसके बाद वह वहां से चले गए। कुछ ही समय बाद खाने का समय हो गया तो बाकी बच्चे भी खाना खाने के लिए कैंटीन में चले गए। साक्षी अकेले लेटी हुई थी। उसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोले। उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। जब वह उसने अपना सर छुआ तो उसे कपड़ा जैसा कुछ महसूस हुआ। उसे वह चोट वाली जगह जगह पर ही गलती से दबा दिया और जब उसे एकदम तेज दर्द महसूस हुआ तो चिल्लोटी पर इतना ज्यादा तेज भी नहीं था कि कोई उसकी चलाने की आवाज सुन करके आ जाए। साक्षी ने जो अपने आसपास की चीजों को देखा तो वह हैरानी से बस उसे देखते ही रह गई। वह उठी और जाकर के उसने चीजों को छुए और खुद को शीशे में देखा। एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की जिसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके बाल लंबे लंबे थे, आंखें बड़ी बड़ी और चेहरे पर गुलाबीपन था। वह लड़की आईने के सामने अगर पट्टी हटा दे तो किसी परी से काम नहीं लग रही थी। साक्षी ने जब अपने बचपन के चेहरे को अपने सामने देखा तो उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई। उसे वह चोट की जगह पर दोबारा दबाया और उसे यह याद आया कि जब वह 13 साल की थी तो वह और सागरिका पेड़ पर चढ़ रहे थे। सागरिका पहले पेड़ पर चढ़ गई और उसके बाद उसे साक्षी का हाथ पकड़ा और उसे भी पेड़ पर खींचने की कोशिश की पर क्योंकि वह इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी कि वह साक्षी को खींच ले इसीलिए उसका हाथ छोटा। साक्षी सीधा पेड़ पर से जमीन पर गिरी जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग गई थी। उसे याद है कि उसके बाद उसे डॉक्टर से कितनी ज्यादा बोरिंग मिली थी। क्या आज के बाद वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकती है। पर हाल की चुपके चुपके वह सागरिका के साथ कई बार पेड़ पर चढ़ी थी। जब साक्षी ने महसूस किया कि वह समय में पीछे आ गई है तो उसे यकीन नहीं हुआ ऐसा कैसे हो सकता है। उसे तो सिर्फ और सिर्फ ये सब नोवेल्स में पढ़ा है। उसे फिर से उसे जगह पर दबाया। जब उसे वापस दर्द हुआ तो उसने एक लंबी सांस ली और बेड पर बैठी और फिर उसने खुद से कहा क्या मैं सच में पीछे आ गई हूँ। क्या मैं उन चीजों को सुधार सकती हूँ जो चीज हुई है। क्या मैं अपनी दर्दनाक मौत से भी अपना पिक्चर छोड़ सकती हूँ। क्या मैं इसे बदल सकती हूँ। जब साक्षी अपने आप में ही ऐसा ये सब चीज बड़बड़ा रही थी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई कि उसे वह मौका मिल गया अपने दर्दनाक मौत से बचने का और एक डेविल फ्रेंड से बचने का जो कि भड़े की खाल में भेड़िया है। साक्षी ने लंबी सांस ली और फिर उसने वह अपना बॉक्स खोल जो वह हमेशा छुप करके रखती है। उसमें एक पेंडेंट था
ये पेंडेंट था जिसकी वजह से कहानी शुरू हुई थी। साक्षी ने सोचा कि इस पेंडेंट का उसे करना क्या चाहिए, पर उसे एक ऐसी जगह पर छुपे देना होगा कि यह सागरिका के हाथ में ना आए। इस पेंडेंट का क्या करना है वह बाद में सोचेगी। उसे एक अच्छी जगह ली और छुपा दिया उसे। वह बहुत ही अच्छे से जानती थी कि इस पेंडेंट की ही वजह से उसकी जिंदगी इतनी दर्दनाक हो गई। अपनी जिंदगी को पूरा दर्दनाक नहीं बोल सकती थी। अगर वह सागरिका वाला हिस्सा छोड़ दे और अपनी मौत वाला हिस्सा छोड़ दे तो उसे बहुत सारे दोस्त बनाए थे। अब बहुत कुछ सीख भी था। सागरिका ने भली उसके साथ बहुत ही गलत किया हो, पर उसी की वजह से वह विदेश पढ़ने गई थी, जहां पर उसे बहुत सारी चीज सीखी और अब इतनी ताकतवर बनेगी कि वह सागरिका को छोड़ेगी नहीं। सागरिका ने भली उसके साथ बहुत ही अच्छा किया हो, पर उसने उसके साथ जो पूरे काम किए हैं ना, उसे साक्षी कभी भूल नहीं सकती थी। साक्षी ने हमेशा सोचा था कि वह सागरिका को डबल पर करेगी जो वह आज उसके लिए कर रही है, पर उसे क्या पता था कि सागर का उसकी किडनी ब्लड की वजह से उसकी शादी हुई है, उसे परिवार मिला है। क्या इस हद तक गिरना जरूरी था? उसे समझ में नहीं आता था कि सागरिका को आखिरकार किस चीज की कमी थी जो उसे ऐसा किया। काश अगर वह ऐसा ना करती तो वह लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं। उसे बहुत ही ज्यादा दुख था अपनी एक अच्छी दोस्त गंवाने का, पर वह आपकी अच्छी दोस्त थी। अगर आपकी खुशियों की दुश्मन बन जाए तो उसे अलग हो जाने ही अच्छा होता है। साक्षी ने सोच लिया था कि वह सागरिका को वह मजा जरूर से खागा जो उसने उसके साथ किया था। तू कितनी खुशी से अमेरिका से आई थी ना कि सागरिका की शादी हो रही है और उसने उसे बुलाया है। उसे पता था कि सागर का बहुत ही बड़े परिवार से आती है और फिर से जाने के बाद वह उसे नहीं भूली। उसे चीज का हमेशा ही साक्षी शुक्रगुजार रहती थी। साक्षी जब उड़ती है तो वह अपने आसपास दिखती है। सब कुछ सफेद था और भी बीत करके मशीन की आवाज आई थी। फिर उसने अपना बहुत ही मुश्किल से कर मोड और देखा कि बहुत सारी मशीन उसके शरीर से जुड़ी हुई है। उसने उठने की कोशिश की पर उसके शरीर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। बस वह ऊपर छत की तरफ देख रही थी। उसे एक बात तो समझ में आ गई है कि वह जिंदा है, पर उसे आखिरकार बचाया किसने होगा, उसने ये सोचा। तभी एक नर्स अंदर आती है मेडिसिन रखने के लिए और जब वह देखी है कि साक्षी हो चुकी है तो वह तुरंत भागते हुए खुशी से डॉक्टर को बुलाती है। कुछ ही देर में साक्षी का रूम डॉक्टर से भर जाता है। एक के बाद एक टेस्ट होते हैं। डॉक्टर जब साक्षी की तरफ देखते हैं तो उसे पूछते हैं, अब आपको कैसा लग रहा है? साक्षी कुछ भी नहीं रहती है क्योंकि उसका गला सूखा हुआ था। वह बोल नहीं पा रही थी, पर उसे फिर भी एकदम धीरे से बोला, मुझे पानी पानी। 2 बार पानी शब्द बोला उससे। डॉक्टर तुरंत समझ गए। नर्स आगे बढ़ी और उसने उसे चम्मच से पानी पिलाया। जब साक्षी ने पानी पिया तो उसे इतना ज्यादा खुशी महसूस हुआ कि वह शायद से शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। डॉक्टर से साक्षी की तरफ देखा और उन्होंने उससे कहा, मैडम ईशा, अब आपको कैसा लग रहा है? डॉक्टर को ईशा ने करेक्ट करते हुए कहा, डॉक्टर मेरा नाम निशा नहीं है, मेरा नाम तो साक्षी है। डॉक्टर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर ईशा की तरफ एक नर्स आगे बढ़ी और से कहा, मिस ईशा, आपका नाम साक्षी नहीं बल्कि आपका नाम ईशा है। साक्षी कंफ्यूजन से उन लोगों की तरफ देखने लगती है। डॉक्टर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने सीधा साक्षी को एमआई के लिए भेज दिया। जब ईशा एमआई के लिए गई तो उसने अपने चेहरे पर हाथ लगाया तो उसे कुछ अजीब लगा। उसे नर्स से धीरे से कहा, क्या आप मुझे मिरर ला करके दे सकती हैं? नर्स उसकी तरफ फैलाने से देखने लगी और उसने कुछ भी नहीं पूछा और वह साक्षी को मिरर ला करके दे देती है। जैसे ही साक्षी अपना चेहरा मिरर में देती है उसके हाथ से मिरर छूट जाता है। वह हैरानी से अपने चेहरे पर हाथ फिर आने लगती है। डॉक्टर उसकी संजीव हरकत को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने तुरंत साक्षी को शांत करवाते हुए उसे कहा, मिस ईशा, आप प्लीज शांत हो जाए। ईशा इतना ज्यादा हैरान हो गई कि वह वापस से बेहोश हो गई। कुछ ही देर में ईशा का पूरा परिवार यानी ईशा कपूर का पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंच गया। जैसे ही उन्हें डॉक्टर से यह खबर मिली थी कि उनकी बेटी होश में आ गई है, उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जो कोई भी जो भी काम कर रहा था वह सब कुछ छोड़ करके वह लोग हॉस्पिटल आ गए और जब उन्हें अस्पताल आने के बाद ये पता चला कि उनकी बेटी को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है और नहीं तो वह अजीब अजीब फरकतें कर रही है, तो वह लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। डॉक्टर से उन्हें दुखी देख करके उनसे कहा, यह हो सकता है कि उनके सर पर चोट लगने की वजह से हुआ हो। एमआई का टेस्ट रिपोर्ट जैसे ही आता है उसके बाद ही हम लोग कुछ कह सकेंगे कि आखिरकार उन्हें हुआ क्या है। कुछ ही देर में ईशा को होश आ गया और बस अपने सामने देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसे तुरंत ही अपना कपड़ा उठाया और फिर जहां किडनी होती है जगह पर हाथ लगाया। वहां पर उसे किसी भी टैंक का निशानियां कुछ भी नहीं मिला। उसे समझ में आ गया कि उसके साथ जो हुआ है वह शायद बहुत ही अच्छा हुआ है। वह कुछ भी समझने की वैसे तो स्थिति में नहीं थी, पर उसे जैसे ही पता लगा कि वह जिंदा है तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। भले ये किसी का भी शरीर हो। लंबी सांस ली। उसे बहुत ही मुश्किल से यह शरीर मिला है और उसे इस चीज की बहुत ही ज्यादा खुशी थी। अब उसकी आंखों में एक नफरत की झलक देखी जा सकती थी। सागरिका को लगा था कि वह जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए उसने उसे सारा सच बता दिया और तो और ये तक बता दिया कि उसने क्या क्या चीज की है। साक्षी उसे फिर भी एक बारी को माफ करने को तैयार हो जाती। जो उसने उससे काफी उनसे और परिवार सीन है, पर उसने उसे भी नहीं बख्शा। उसकी किडनी के लिए उसकी जान तक लेने के लिए तैयार हो गई। हालांकि अगर वह उसकी जान नहीं लेती तो एक दिन में साथ जरूर बाहर आता कि साक्षी महाजन परिवार के असली बेटी है, ना कि सागर का साक्षी। यह सब अपने दिमाग में सोच ही रही थी कि तभी दरवाजा खुलता है। एक नौजवान और एक कपल अंदर आते हैं। वह ईशा को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश थे। अनीता जो भी साक्षी की मम्मी है वह आगे बढ़ती है और ईशा को गले लगाते हुए कहती है,
फाइनल ईशा तो मौत गई। तुम जानती हो तुमने हम लोगों को कितना ज्यादा डरा दिया था। ईशा का भाई नकुल भी ईशा की तरफ देख रहा था। उसके पता नहीं कुछ भी नहीं कहा पर उनकी आंखों में भी खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। ईशा को होश में देख करके ईशा तुरंत ही इन सभी लोगों को पहचान गई। एक ईशा के पिता है जिनका नाम है विक्रम कपूर था। वह कपूर इंडस्ट्री के मालिक हैं। बगल में खड़ा हुआ नौजवान नकुल कपूर है जो कि विक्रम कपूर के रिटायर होने के बाद कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक बनेगा। और जो महिला है वह है अनीता कपूर, ईशा की मम्मी। ईशा उन लोगों को बस देख रही होती, कुछ भी नहीं बोल रही होती है। ईशा की मम्मी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने पति की तरफ देखती है। ईशा के पिता आगे आते हैं और उड़ीसा के सर पर हाथ रखे रहते हैं। कोई बात नहीं सागर, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो तुम इस बात पर बिल्कुल भी चिंता मत लो। नकुल भी ईशा का हाथ पकड़ते हुए कहता है इस चीज की फिक्र मत करो। कुछ ही देर में रिपोर्ट में यह आता है कि ईशा अपनी याददाश्त खोज बैठी है, पर वह धीरे धीरे समय के साथ वापस आ जाएगी। अगर ईशा एक अच्छी हेल्दी डाइट लेती है, योग करती है, एक्सरसाइज करती है तो ये पॉसिबल है। जैसे ही कपूर परिवार ने ये सुना उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। ईशा जो कि उठ चुकी थी और अब उसे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा। वह लोगों को अच्छे से नहीं जानती थी तो वह कैसे कहे कि उसे भूख लग रही है। ईशा की आंखों में देख करके अनीता मुस्कुराने लगी और उन्होंने ईशा के सर पर हाथ रखते हुए कहा ईशा क्या तुम्हें भूख लगी है। ईशा ने बस हाँ में से हिलाया। अनीता ये देख करके मुस्कुराने लगी और उन्होंने नकुल से कहा नकुल जो गाड़ी में मैं ईशा के लिए लंच बना करके लाई हूं पर मैं उसे ऊपर लाना भूल गई हूं, जो तुम ले आओ। नकुल जाता है और लंच लिया आता है। ये लोग जो कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक है, बॉडीगार्ड और नौकर इनके आगे पीछे रहते हैं, वह लोग उसके साथ कितना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। ईशा बेवकूफ थी जो अपने माता पिता के प्यार को समझ नहीं पाई। नकुल कुछ ही देर में अर्पिता के लिए खाना लेकर के आ जाता है। अनीता खुद उसे अपने हाथों से प्यार से खिलाता है क्योंकि अर्पिता अभी इतनी अच्छी हालत में नहीं थी कि वह खुद खाना खा सके। अर्पिता के पिता विक्रम कपूर और नकुल बस उसे बैठ करके देख रहे थे। शाम तक वह लोग उसके साथ समय बिताते हैं और जैसे ही रात होती है विक्रम और अनीता घर चले जाते हैं। अनीता अपनी बेटी के पास ही रुकना चाहती थी पर विक्रम उसे समझाते हैं कि नकुल यहाँ पर रहेगा और वैसे भी तुम्हारी भी तबीयत तो अच्छी नहीं है ना, चलो तुम घर चलो। और फिर वह मान जाती है जब ईशा उनसे कहती है कि आप चली जाए। हालांकि वह उन्हें मम्मी नहीं कह रही थी पर तब भी अनीता के लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही कपूर कपल वहां से जाते हैं नकुल और ईशा ही बस जाते हैं। नकुल ईशा की तरफ देखा है और ईशा से कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा ईशा की मैं तुम्हारा क्या करूं। क्या तुम्हारे लिए वह आदमी इस हद तक हो गया कि तुम अपनी जान ले लोगी? क्या तुम्हें तुम्हारे परिवार की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? नकुल की डांट परीक्षा को याद आ गया कि इस शरीर वाली ईशा ने क्या किया है। वह बादल से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। यह माधव वही माधव है जो कि सागरिका के मंगेतन है। ईशा ने बचपन से माधव को देखा था और वह माधव से प्यार करने लगी थी, पर जैसे ही उसे महाजन परिवार की बेटी के बारे में पता चला कि उसकी सगाई हुई है माधव के साथ तो उसका दिल टूट गया और उसने अपनी जान लेने की कोशिश की और उसे उसमें वह पूरी तरह से सफल भी हो गई। यह बाद में जाकर के कपूर परिवार को पता चला कि आखिरकार क्यों ऐसा ईशा ने किया था। माधव नकुल का बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसीलिए वह अपने दोस्त पर गुस्सा भी नहीं निकल सकता था, पर उसके बाद से उसे माधव से दूरी बना ली थी ताकि ईशा इस चीज को भूल जाए। क्योंकि अगर माधव और वह नकुल और माधव संपर्क में रहेंगे तो ईशा के लिए उसे बुलाने और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर कपूर परिवार को नहीं पता था कि ऐसा इतना बड़ा कदम उठा लेगी। नहीं तो बोलो पूरी कोशिश करते कि ईशा को उसका प्यार मिल सके। ईशा ने एक लंबी सांस ली और नकुल से कहा मुझे माफ कर दीजिए। उसने उसे ईशा की तरफ से माफी मांगी थी जो अपने परिवार को पूरी तरीके से निराश करके चली गई। अब जब ये शरीर उसका है तो इस शरीर द्वारा हुए पाप भी तो उसके ही हुए ना, और इसका निपटारा भी उसे ही करना पड़ेगा। जब नकुल ने देखा कि उसकी बहन ने से माफी मांगी है और बहुत ही धीरे से शब्दों में मांगी है तो नकुल ने भी अपना गुस्सा शांत कर लिया और उसके ईशा के सर पर हाथ रखते हुए उससे कहा मैं बस ये चाहता हूं कि तुम माधव को भूल जाओ, वह किसी और का है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन एक ऐसी औरत बने जो दूसरे के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करें। ठीक है तो ईशा मैं बस तुमसे इतना ही चाहता हूं। नकुल की बात सुनकर के ईशा ने कहा मैं आज के बाद माधव से नहीं मिलना चाहती हूं, नहीं उनसे कुछ बात करना चाहती हूं क्योंकि साक्षी क्या मकसद तो सिर्फ और सिर्फ सागरिका को बर्बाद करना था। जैसी नकुल ने ये सुना उसे हैरानी से ईशा की तरफ देखा, उसे ईशा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और से कहा मुझे सुनकर के अच्छा लगा, ऐसा बस मुझे इस बार निराश मत करना, तो मेरी बहन हो इसीलिए बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं। उसके बाद वह सोफे पर जाकर के बैठ गया और लैपटॉप में अपना काम करने लगा। वहीं दूसरी ओर ईशा बोर हो रही थी तो उसने नकुल से उसका फोन मांगा और महाजन परिवार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि सागर का उसके साथ यह करेगी और सबसे बड़ी बात उसने कब उसे वह पेंडेंट चुराया। जहां तक उसे याद है 15 साल की थी वह जब, तो तब तक तो पेंडेंट उसके पास था, उसके बाद ही शायद उसने चुराया होगा। पेंडेंट महाजन परिवार की बेटी का है, पर उसके बाद से उसे माधव से दूरी बना ली थी ताकि ईशा इस चीज को भूल जाए। क्योंकि अगर माधव और वह नकुल और माधव संपर्क में रहेंगे तो ईशा के लिए उसे बुलाने और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर कपूर परिवार को नहीं पता था कि ऐसा इतना बड़ा कदम उठा लेगी। नहीं तो बोलो पूरी कोशिश करते कि ईशा को उसका प्यार मिल सके। ईशा ने एक लंबी सांस ली और नकुल से कहा मुझे माफ कर दीजिए।
उसने उससे ईशा की तरफ से माफी मांगी थी जो अपने परिवार को पूरी तरीके से निराश करके चली गई। अब जब ये शरीर उसका है तो इस शरीर द्वारा हुए पाप भी तो उसके ही हुए ना, और इसका निपटारा भी उसे ही करना पड़ेगा। जब नकुल ने देखा कि उसकी बहन ने से माफी मांगी है और बहुत ही धीरे से शब्दों में मांगी है तो नकुल ने भी अपना गुस्सा शांत कर लिया और उसके ईशा के सर पर हाथ रखते हुए उससे कहा, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम माधव को भूल जाओ, वह किसी और का है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन एक ऐसी औरत बने जो दूसरे के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करें। ठीक है तो ईशा, मैं बस तुमसे इतना ही चाहता हूं। नकुल की बात सुनकर के ईशा ने कहा, मैं आज के बाद माधव से नहीं मिलना चाहती हूं, नहीं उनसे कुछ बात करना चाहती हूं, क्योंकि साक्षी क्या मकसद तो सिर्फ और सिर्फ सागरिका को बर्बाद करना था। जैसी नकुल ने ये सुना उसे हैरानी से ईशा की तरफ देखा, उसे ईशा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और से कहा, मुझे सुनकर के अच्छा लगा, ऐसा बस मुझे इस बार निराश मत करना, तो मेरी बहन हो इसीलिए बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं। उसके बाद वह सोफे पर जाकर के बैठ गया और लैपटॉप में अपना काम करने लगा। वहीं दूसरी ओर ईशा बोर हो रही थी तो उसने नकुल से उसका फोन मांगा और महाजन परिवार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि सागर का उसके साथ यह करेगी, और सबसे बड़ी बात, उसने कब उसे वह पेंडेंट चुराया। जहां तक उसे याद है 15 साल की थी वह जब, तो तब तक तो पेंडेंट उसके पास था, उसके बाद ही शायद उसने चुराया होगा पेंडेंट। महाजन परियाज ईशा फाइनली अपने घर जाने वाली थी। जब तक वह हॉस्पिटल में थी अनीता रोज आती थी उससे मिलाने के लिए, उसके लिए टेस्टी खाना लेकर के आती थी। वह अर्पिता को पहली बार एहसास हुआ कि माता पिता और भाई होने पर कितना ज्यादा अच्छा लगता है। यूजिया कभी नहीं लगा था कि यूज माता पिता की कोई कमी है, उसके लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त सागर का थी और उसके बैड जो और फिनिश के डायरेक्टर से वह दी उसके लिए, बाकी उसके परिवार का भी इतना अच्छा लगा। हाई नहीं यूज लगता था कि इन लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके ऊपर जो या बाउंडेशंस बनाएंगे उसमें से जीना पड़ेगा, पर पहली बार उसे एहसास हुआ कि परिवार होना कितना अच्छा है। अब उसे एहसास हो रहा था कि सागरिका ने आखिरकार ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि वह भी एक परिवार का एहसास रहना चाहती थी, पर जो तरीका उसे अपनाया वह बिल्कुल गलत है। आज नहीं तो कल उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, और वह कोई और नहीं बल्कि वही देगी। तभी उसे दरवाजा खुलते हुए देखा, वह बाहर सूरज की रोशनी ले रही थी। अक्टूबर की ठंड थी जो हल्की हल्की थी और यह बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था। कभी नकुल अंदर आता है और वह बटलर की तरफ देखते हैं, उसे कहता है, ईशा का सारा सामान पैक कर दो। ईशा नकुल की तरफ देखती है, नकुल आगे बढ़ता है और ईशा को गले लगाते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना। अर्पिता मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ भैया मैं ठीक हूँ, आप मेरी इतनी ज्यादा चिंता मत लिया कीजिए, मैं हॉस्पिटल में हूँ, अगर कुछ भी होगा तो ये लोग तो देख ही लेंगे। नकुल ने कहा, फिर से बकवास, मैं तुम्हें कितनी बार समझाया, ऐसा ये सब मत बोला करो। ईशानी माफी मांगते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। इसे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बिहेव करती थी साक्षी, कम ये करना पड़ रहा था क्योंकि ईशा ऐसे ही नकुल के साथ या अपने माता पिता के साथ बर्ताव करती थी। अगर उसने उसे अलग बर्ताव किया तो वह पकड़ी जाएगी। हालांकि उसकी याददाश्त नहीं है और वह ज्यादा चीज नहीं जानती, तो अगर वह कुछ गलत हरकत भी कर देती थी या कुछ ऐसी हरकत जो कभी भी ईशा ने नहीं किया है तो उन लोगों को आश्चर्य तो होता था, पर वह लोग ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे क्योंकि उन लोगों को लगता था कि शायद इंजरी की वजह से वह ऐसा बिहेव कर रही है, और साक्षी खुद को खोजती थी कि वह इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे बन सकती है। अब वह ईशा है, उसे ईशा की तरह रहना पड़ेगा। वह धीरे धीरे ईशा में अपनी चीज लेकर के आएगी। कभी ईशा ने पूछा, भैया मम्मी नहीं आएगी? नकुल ने मुस्कुराते हुए, क्या मम्मी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है? तुम्हारा मनपसंद का खाना वह बना रही है, इसलिए वह नहीं आ पाए और उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी है। ईशा ये सोच करके मुस्कुराने लगी, उसकी मम्मी को उसके कितनी ज्यादा चिंता है। तभी ईशा ने नकुल को छेड़ते हुए कहा, देखा भैया, मैं आपसे हमेशा से कहा है कि मम्मी सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करती हैं। मुझे भी समझ में आ गई है कि कपूर परिवार से फिर से तुमसे प्यार करता है, मुझे तो किसी बाजार से उठाया गया है। वह ये दोनों हंसी मजाक करते हैं। तभी डॉक्टर ईशा के वार्ड में आते हैं और निशा को फाइनली चेक करते हुए कहते हैं कि अब आप बिल्कुल ठीक है, बस अपनी डाइट पर ध्यान दीजिएगा और रिकवरी पर कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो कि आपको स्ट्रेस दे। बस ये सब कुछ वह देख करके नकुल को कह रहे थे क्योंकि नकुल ही रिस्पॉन्सिबल था। फिर बोलो घर जाने के लिए निकल जाते हैं, यानी कि कपूर मैंशन। कपूर मैसेज जाते हुए ईशा का दिल जोरों से धड़क रहा था। आज फाइनली उसका परिवार है, वह अपने घर जा रही है जहां पर उसके माता पिता और उसका भाई रहता है। यह ईशा के लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था जैसे ही नकुल ने उसके चेहरे पर घबराहट को देखा। इसीलिए उसने ईशा से पूछा, क्या हो गया ऐसा, तुम ठीक हो ना? ईशा ने कहा, भैया मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो मैं डर क्यों लग रहा है, क्या हो गया मुझे बताओ? ईशा ने अपनी आंखें नीचे करते हुए, क्या क्या मम्मी पापा ने मुझे सच में माफ कर दिया है? मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से आप लोग इतना ज़्यादा परेशान हुए, मैं सच में आगे से ऐसा नहीं करूँगी। क्या सच में उन लोगों ने मुझे माफ कर दिया है? ऐसा कोई सी बात का डर था कि कहीं उसके माता पिता उसे माफ नहीं कर पाए तो उन्होंने अपना गुस्सा उसके सामने इसीलिए नहीं दिखाई होगा क्योंकि वह बीमार चीज की तबीयत खराब थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो चुकी है। नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम उनकी लाडली बेटी हो, तुमसे वह ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो तुम इस बारे में मत सोचो, और अगर तुम्हें इतना लग रहा है तो तुम मुझे एक बार माफी मांग लेना और यह वादा करना कि तुम ऐसी वाहियात हरकत वापस नहीं करोगी। हमेशा याद रखो, तुम हमारे दिल में खास जगह रहती हो और अगर तुम्हें कुछ भी होगा तो हमें फर्क पड़ेगा, इसीलिए आगे से आगे ऐसी कोई बेवकूफ़ी करनी हो तो इस बारे में सोचना भी मत और चुपचाप हमारे पास आ जाना।
मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें माधव इतना ज्यादा पसंद है कि तुम उसके लिए मरने तक को तैयार हो गई। ईशा ने कहा, मुझे नहीं पता भैया, बस वह मुझे लग रहा था कि मुझे वह चीज नहीं मिली तो मुझे आपको और कुछ नहीं चाहिए, बस अब मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। ईशा की बात सुनकर के नकुल ने आगे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा हो सकता है माधव से भी अच्छा लड़का तुम्हारे लिए बना हो, बस तुम इंतजार करो उसके लिए, ठीक है। ईशा ने हाँ मैसेज दिलाया। कुछ ही देर में बोलो कपूर मेंशन पहुंच गए। जैसे ही ईशा और नकुल अंदर गए वहां पर अनीता मुस्कुराते हुए इन दोनों का इंतजार कर रही थी। जैसे उसने देखा कि ईशा वापस घर आ चुकी है, उन्होंने सबसे पहले उसका स्वागत किया और फिर उससे कहा, सबसे पहले जाकर के मंदिर में माता देखो, उनकी वजह से ही तुम आज सही सलामत वापस घर आई हो, ठीक है। ईशा जाकर के मंदिर में हाथ जोड़ती है और भगवान जी से धन्यवाद करती है कि उसे ही दूसरी जिंदगी मिली जहां पर अब उसके पास में सब कुछ है जिसकी ख्वाहिश शायद उसने कभी नहीं की थी, पर भगवान को लगा कि शायद से ही चीज मिलनी चाहिए, तो इस चीज के लिए भी धन्यवाद। फिर जब ईशा मंदिर से वापस आती है तो देती है कि उसके पिता अभी आ चुके हैं। वह मुस्कुराते हुए उनके पास जाती है और कहती है कि देखो बाबा मैं आ गई, और विक्रम को अपनी बेटी को खुश देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे कहते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तुम फाइनली हॉस्पिटल से आ गई हो, तुम्हें पता है तुमने हमें कितना ज्यादा चौंका दिया था अपनी यह हरकत से, वह तो भगवान का शुक्र है। ईशा ने अपनी मम्मी और पापा की तरफ देखते हुए उन लोगों से माफी मांगी और जैसा नकुल ने उससे कहा था कि उसे कहना चाहिए उसे वह किया। अनीता ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, निशा तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा जरूरी हमारे लिए और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ईशा ने हमें जवाब दिया। उसके बाद से अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए उनसे कहा, अच्छा ठीक है, मुझे भूख लगी है, चलो जल्दी खाना खाते हैं। उसके बाद वह लोग डाइनिंग हॉल में गए जहां पर ईशा का फेवरेट खाना बना हुआ था। साक्षी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी उड़ीसा की पसंद इतनी ज्यादा मिलती है, बस दिमाग ही नहीं मिलता है। ईशा भी गलत इंसान की वैसे अपनी जान दे दी और वह गलत इंसान पर भरोसा करके उसकी जान चली गई। दोनों ही एक तरह से विक्टिम थी, बस पर कितना था कि ईशा ने बेवकूफी की थी और साक्षी के साथ साजिश हुई थी। उन लोगों ने राजी खुशी खाना खाया और डाइनिंग हॉल में बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था। बटलर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा था। जब से ईशा के साथ वह चीज हुई थी तब से इस घर की खुशी जैसा लग रहा था गायब भी हो चुकी है। किसी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं, हर वक्त सिर्फ और सिर्फ चिंता की ईशा ठीक तो हो जाएगी ना, ईशा ठीक तो हो जाएगी ना, बस सभी के दिमाग में यही चल रहा था। पर अब जब ईशा ठीक हो चुकी है और अस्पताल से वापस घर भी आ चुकी है तो कपूर परिवार में एक अलग ही माहौल था। खाना हो जाने के बाद अनीता ईशा से कहती है, जो जाकर के अपने कमरे में आराम करो, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो। इसे उनकी बात मान करके कमरे की तरफ जाने लगती है, तभी वह पीछे मरती है और उनसे पूछता है, मम्मी मैं आपसे एक सवाल पूछूं। अनीता उसकी तरफ सीरियसली देखी है और उसे रहती है, हाँ पूछो, क्या मुझे बता सकती है मेरा कमरा कहाँ है। अनीता उसकी तरफ से देखती है। ये सवाल सुनने के बाद विक्रम और नकुल भी ईशा की तरफ से हैरानी से देखते हैं। नकुल से पूछता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारा कमरा कहाँ पर है। ईशा नाम से बुलाती है। अब पूरा का पूरा परिवार वापस से परेशान, अरे ऐसा कोई क्या हो गया कि वह अपना कमरा ही भूल गई है उसे कहा। ईशा ने आगे कहा, भैया मुझे इसलिए याद नहीं क्योंकि मैं इतने टाइम से अस्पताल में थी, मुझे बात नहीं सकते हो आप लोग। अनीता ने उसे कहा, ऊपर से फर्स्ट टर्म तुम्हारा है। ईशा फिर वहां से तुरंत भाग जाती है। उसे पता था कि अगर उसे एक दो और सवाल पूछे तो उसका पूरा परिवार वापस से परेशान हो जाएगा। ईशा के जाते ही अनीता विक्रम की तरफ घबराई हुई आंखों से देखते हैं और उनसे कहती है, क्या करें ईशा ठीक तो है ना। विक्रम ने अनीता को शांत करते हुए कहा, अनीता तुम इतना ज्यादा घबराओ मत, यह जरूर उसकी याददाश्त जाने की वजह से हो रहा होगा, वह हम लोगों को पहचान दिए ना, हम लोगों के लिए इतना काफी होना चाहिए। कैमरा और छोटी मोटी चीज का रास्ता भूला बहुत ही आम बात है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। नकुल में भी अपने पिता की बात पर भरोसा कर लिया। अगर ईशा उन लोगों को पहचानने से इनकार कर देती तो बात ही घबराने वाली, वह उन लोगों को पहचान रही है तो बाकी सब चीजों को इग्नोर किया जाता है। अनीता ने अपने घबराए हुए दिल को विक्रम की बातों से शांत कर लिया, पर अभी भी उनका दिल पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ था। उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उनकी बेटी माधव से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और बचपन से वह प्यार करती थी। हालांकि जब कुछ दिन पहले नकुल ने उन्हें बताया कि माधव के बारे में अब ईशा भूलना चाहती है, उनकी बेटी माधव से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और बचपन से वह प्यार करती थी। हालांकि जब कुछ दिन पहले नकुल ने उन्हें बताया कि माधव के बारे में अब ईशा भूलना चाहती है और आगे बढ़ाना चाहती है तो उन्हें ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह जानती थी कि माधव पहले से ही महाजन परिवार की बेटी के साथ सगाई कर चुका है। अब उनकी बेटी के लिए वहां पर कोई भी रास्ता नहीं है और वह भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी के रिश्ते टूटने की वजह बने और अपनी एक बेकार से जिंदगी के लिए वह किसी का घर बर्बाद कर दे। पर अब सुनकर के अच्छा लग रहा था कि उनकी बेटी पर अब सुनकर के अच्छा लग रहा था कि उनकी बेटी ने इस बात को अपना लिया था कि माधव उसका कभी भी नहीं हो सकता है और उसे कोई भी फालतू हरकत नहीं की थी माधव या फिर सागरिका के साथ। वहीं दूसरी ओर ईशा जब कमरे में गई तो वही ईशा के कमरे को देख करके हैरान हो गई। पिंक कलर पहना है और पूरा कमरा पिंक पिंक कर रखा है। ईशा का वहीं पर दिमाग घूम गया। उसे पिंक कलर से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। ऐसा लग रहा था कि हर लड़की ऐसा लग रहा था कि हर लड़की ने सोच लिया कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ पिक देवी ही बना है। ईशानी सोच लिया था कि जब यहाँ पर उसे थोड़ा सा समय हो जाएगा तो वह पक्का इस कमरे को बदल करके रहेगी। यह कैमरा बहुत ही बेकार है, वार की बेटी का है।
ईशा के जाते ही अनीता विक्रम की तरफ घबराई हुई आंखों से देखते हैं और उनसे कहती है क्या करें ईशा ठीक तो है ना। विक्रम ने अनीता को शांत करते हुए कहा अनीता तुम इतना ज्यादा घबराओ मत, यह जरूर उसकी याददाश्त जाने की वजह से हो रहा होगा, वह हम लोगों को पहचान दिए ना, हम लोगों के लिए इतना काफी होना चाहिए। कैमरा और छोटी मोटी चीज का रास्ता भूला बहुत ही आम बात है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। नकुल ने भी अपने पिता की बात पर भरोसा कर लिया, अगर ईशा उन लोगों को पहचानने से इनकार कर देती तो बात ही घबराने वाली, वह उन लोगों को पहचान रही है तो बाकी सब चीजों को इग्नोर किया जाता है। अनीता ने अपने घबराए हुए दिल को विक्रम की बातों से शांत कर लिया, पर अभी भी उनका दिल पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ था, उन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। उनकी बेटी माधव से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और बचपन से वह प्यार करती थी। हालांकि जब कुछ दिन पहले नकुल ने उन्हें बताया कि माधव के बारे में अब ईशा भूलना चाहती है, उनकी बेटी माधव से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और बचपन से वह प्यार करती थी। हालांकि जब कुछ दिन पहले नकुल ने उन्हें बताया कि माधव के बारे में अब ईशा भूलना चाहती है और आगे बढ़ाना चाहती है तो उन्हें ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह जानती थी कि माधव पहले से ही महाजन परिवार की बेटी के साथ सगाई कर चुका है। अब उनकी बेटी के लिए वहां पर कोई भी रास्ता नहीं है और वह भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी किसी के रिश्ते टूटने की वजह बने और अपनी एक बेकार से जिंदगी के लिए वह किसी का घर बर्बाद कर दे। पर अब सुनकर के अच्छा लग रहा था कि उनकी बेटी पर अब सुनकर के अच्छा लग रहा था कि उनकी बेटी ने इस बात को अपना लिया था कि माधव उसका कभी भी नहीं हो सकता है और उसे कोई भी फालतू हरकत नहीं की थी माधव या फिर सागरिका के साथ। वहीं दूसरी ओर ईशा जब कमरे में गई तो वही ईशा के कमरे को देख करके हैरान हो गई, पिंक कलर पहना है और पूरा कमरा पिंक पिंक कर रखा है। ईशा का वहीं पर दिमाग घूम गया, उसे पिंक कलर से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। ऐसा लग रहा था कि हर लड़की ऐसा लग रहा था कि हर लड़की ने सोच लिया कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ पिंक देवी ही बना है। ईशा ने सोच लिया था कि जब वहां यहाँ पर उसे थोड़ा सा समय हो जाएगा तो वह पक्का इस कमरे को बदल करके रहेगी। यह कैमरा बहुत ही बेकार है, वार की बेटी का है। ईशा में एक लंबी सांस ली, उसे इस कमरे में रातें गुजारनी पड़ेगी यही सोच करके उसका सर दर्द हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार आज की लड़कियों को हो क्या गया है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पिंकी कलर क्यों पसंद आता है। तभी उसने देखा कि दरवाजा खटखटाना की आवाज आई है, वह उठी और उसे दरवाजा खोल उसे देखा कि अनीता सामने खड़ी है। दूध का गिलास लेकर के वह अंदर आई और उन्होंने ईशा से ईशा मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ, इसे पीने के बाद दवाई ले लेना ठीक है। ईशा ने जवाब दिया, पर उसके बाद उसने अनीता से कुछ भी नहीं कहा। अनीता उसके पास आकर के बैठी और उन्होंने उसे पूछा मुझे तुम्हारे भाई नकुल ने सब चीज बता दी है, क्या तुम सच में माधव को पसंद नहीं करती हो ना? क्या तुम अब उसे लेकर के कोई भी फीलिंग शेयर नहीं करती हो ना? क्योंकि बेटा ये बहुत ही गलत है, वह पहले से ही किसी के हो चुके हैं और अगर तुम उनका ख्याल अपने दिल में रखोगी तो ये किसी पाप से काम नहीं है। ईशा ने अपनी मम्मी को एश्योर करते हुए कहा मम्मी मुझे उसे आदमी में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जानती हूँ कि उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं किया, इस बुरी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरे दिल में उनके लिए जो भी प्यार था या जो भी एक एहसास था मैंने उसे दबाने का सोच लिया है, मैं हर हाल में उसे भूलने की कोशिश करूंगी। अनीता ने ये सुनो, उसने कहा हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाए। मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ कि तुम माधव से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो, पर माधव मैं सागरिका को चुना है। अभी 2 महीने पहले ही उन दोनों की सगाई कंफर्म की गई है। जैसे ही सागरिका के बारे में ईशा ने सुना उसने कहा क्या उसे लड़की का नाम सागरिका है? अनीता हैरानी से अपनी बेटी की तरफ देखने लगी और उसने पूछा हाँ तुम्हें कैसे उसे लड़की का नाम पता? उसने कहा मम्मी उसको कौन नहीं जानता है, वह महाजन परिवार की गुम हुई बेटी है। अनीता ने कहा बात तो तुम्हारी सही है। फिर इसे सब चीज को पलटते हुए ईशा ने आगे कहा मम्मी आपको यह चीज नहीं लग रही है कि आपने एक समय पर अपना बच्चा को मार दिया और 16 साल बाद वह बच्चा मिला है? अनीता ने कहा इसमें गलत क्या है, उन लोगों ने ब्लड टेस्ट वगैरह सब कंफर्म करने के बाद ही उसे लड़की को अपने घर में लेकर आए, अगर वह लड़की उनकी नहीं होगी तो वह लोग क्यों ही लेकर आएंगे और क्यों ही एक अनाथ लड़की को अपने घर में पालेंगे, यह बात मुझे बताओ। ईशा ने कहा मुझे भी नहीं पता, मैं भी इसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लग रही है। एलिना ने कहा ये कहानी दिलचस्प हो या ना हो तुम्हें उसे लड़की पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अनीता को लगा था कि सिर्फ और सिर्फ ईशा नाटक कर रही है ये सब भूलने का कि वह माधव को भूल गई है, पर असलियत में वह सागरिका के बारे में जानना चाहती है। ऐसा क्यों? अनीता ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा बेटा ऐसा नहीं है कि हम लोग उनके बराबर के नहीं है, बस मैं यह नहीं चाहती कि किसी बेवकूफ़ी में आकर के तुम किसी साजिश में फंस जाओ, ठीक है? ईशा ने कहा अच्छा ठीक है मैं इस बारे में बात नहीं करती हूँ। जब अनीता देखा कि आप फाइनली ईशा नहीं बात कर रही है तो फिर वह वहां से चली गई, पर ईशा कुछ भी नहीं बोली थी, वह बिल्कुल भी नहीं भूल सकती थी कि आखिरकार सागरिका ने उसके साथ क्या किया है। सागरिका को उससे ज्यादा देगी वह सागर का हमेशा से याद रखें। उसे क्या लगा है कि वह मर चुकी है, सब कुछ चीज नहीं, वह वापस आ चुकी है और आप गेम शुरू होगा। इतनी आसानी से वह सागरिका को नहीं छोड़ेगी और वह जो माधव प्रताप सिंह को बेवकूफ बना रही है ना, इसको क्या लग रहा है कि वह ज्यादा समय तक बन पाएगी? माधव को बस एक बार यह बात पता चलनी चाहिए कि वह लड़की सागर का नहीं है जिसमें उसकी मम्मी को किडनी दी है। फिर देखो माधव प्रताप सिंह उसका क्या हाल करते हैं। महादेव प्रताप सिंह अपने बदले के लिए भी जाने जाते हैं, जितना शांत स्वभाव उनका मार्केट में फेमस है उससे ज्यादा फेमस उनका गुस्सा है। वह अपने दुश्मनों को इस हद तक बर्बाद कर देंगे, इस हत्या को टॉर्चर करते हैं।
कि वह उनसे कभी बदला लेने के बारे में सोच ही ना, क्योंकि उसे जीने का ही मौका नहीं मिलता तो वह बदला कहाँ से लगा। मगर प्रताप सिंह का एक उसूल है, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो वह तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, पर अगर उनके खिलाफ तुमने कोई भी साजिश रची है तो वह तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। और सागरिका ने अपनी मौत को खुद ही दावत दे दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ ईशा को ये पता लगाना था कि वह कहां से ये सच पता लगा सकती है कि वह लड़की साक्षी है जो सागरिका के साजिश का शिकार हुई है। उसे अभी भी अपने लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था। उसे तो ये तक नहीं पता कि उसके मरने के बाद किसी को पता चला भी या फिर नहीं। क्या महाजन परिवार ही कभी नहीं जान पाएगा कि उनके असली बेटी मर चुकी है, और जिस बेटी को वह लोग 10 साल पहले अपने साथ लेकर के आए थे वही उनकी बेटी की मौत का कारण है। क्या ये सच कभी सामने आएगा? ईशा के लिए ये सब इतना आसान भी नहीं होने वाला था, पर वह बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे ये सब चीज़ कैसे आसान बनानी है। ईशा की उम्र इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 20 साल की है और वह कॉलेज में मास्टर्स की पढ़ाई कर रही है। बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, पर जैसे ही 1 साल पहले माधव आया पूरा का पूरा ईशा का दिमाग घूम गया। उसे अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ करके माधव के आगे पीछे वह रहती थी। माधव उसे बहुत ही अच्छे से जानते थे क्योंकि नकुल की वह बहन है और नकुल उनका बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए उन्होंने कभी भी ईशा के साथ कोई शक्ति नहीं बरती। पर उन्होंने कभी ईशा को एंटरटेन करने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि वह ईशा के लिए कुछ भी महसूस नहीं करते हैं, तो ईशा को कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं देना चाहते थे जिस पर वह कभी खरे उतर ही नहीं सकते हैं। और यह सब देख करके ईशा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था। सबसे ज्यादा बड़ा उसे तब लगा जब माधव ने उसे छोड़कर के सागरिका को चुना। ईशा को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार में ऐसा था क्या, इसीलिए वह माधव के पास गई और उसने बहुत ही बड़ा हंगामा किया। तब जाकर के माधव ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और नकुल को बुलाया। नकुल जब वहां पर आए वह अपनी बहन को किसी तरह मना करके घर लेकर आए और उसने उसे वादा किया कि वह माधव को मनाएगा उसे शादी करने के लिए। पर नकुल इससे पहले कुछ भी कर पाता। माधव और सागरिका की सगाई की खबरें आने लगी और फिर ईशा ने आत्महत्या कर ली। घर में किसी को भी नहीं पता है कि आखिरकार ईशा अब इस दुनिया में नहीं है। साक्षी ने सोच लिया था कि वह इस परिवार को अपने परिवार की तरह मांगी, क्योंकि ईशा के शरीर में वह है उसका इस्तेमाल कर रही है, तो वह ईशा के लिए इतना तो कर ही सकती थी। ईशा में दूध पिया और उसके बाद वह सोने के लिए चली गई। अगली सुबह सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। ईशा आराम से अपना नाश्ता कर रही थी। अभी वह पूरी तरीके से ठीक नहीं थी, इसीलिए कॉलेज नहीं जा सकती थी और घर में ही आराम कर रही थी। अनीता ने भी कुछ समय के लिए ऑफिस का काम छोड़ दिया था और सिर्फ अपनी बेटी की रिकवरी में ध्यान दे रही थी। डॉक्टर ने कहा था बहुत ही अच्छे से कि ईशा का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब तक कि उसे अपनी सभी चीज याद नहीं आ जाती। ईशा को सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के बारे में याद था और किसी भी चीज के बारे में नहीं। नाश्ता करने के बाद और ईशा को ध्यान रखने के बाद नकुल और विक्रम ऑफिस चले गए। अनीता भी अपना छोटा मोटा काम देखने लगी। ईशा वहीं पर बैठ करके टीवी देख रही थी और उसके हाथ में फ्रूट की प्लेट थी और वह उसमें से धीरे धीरे करके खा रही थी और वह बहुत ही ज्यादा बोर भी हो रही थी। तभी अनीता पर स्थान पर बाहर आए और उन्होंने ईशा से कहा, ईशा मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ भी, दोस्तों के साथ थोड़ा प्लान बना है मेरा, चलोगे तुम मेरे साथ? चलो तुम्हें भी घुमा लाता हूँ, तुम्हारा भी घर में रह रहा है कि मन उब गया होगा। ईशा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए क्योंकि वह घर में और कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए बाहर चल के घूम लेते हैं। और वैसे भी उसकी मम्मी के साथ जा ही रही थी, अगर उसे कुछ भी होगा तो वह तुरंत उसे अस्पताल लेकर चले जाएंगे। ईशा तुरंत अपने कमरे में गई और उसने एक जीन्स स्वेटशर्ट स्नीकर्स निकले और पहला और निकल पड़ी। ईशा के सर पर पट्टी की जगह बैंडेज लगा हुआ था और वह उसके लुक को कुछ ज्यादा हद तक खराब नहीं कर रहा था, सब ठीक ही नॉर्मल लग रहा था। फिर भी ईशा के सर पर पट्टी की जगह बैंडेज लगा हुआ था और वह उसके लुक को कुछ ज्यादा हद तक खराब नहीं कर रहा था, सब ठीक ही नॉर्मल लग रहा था। फिर भी ईशा मैं गाड़ी में अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? अनीता ने मुस्कुराते देखा, तुम हर कपड़े में अच्छी लगती हो। अनीता के जवाब को सुनकर के ईशा मुस्कुराने लगी और उसने कहा, और आप झूठ भी बहुत अच्छा बोलती है, मेरे सर पर बैंडेज लगा है, बताइए मेरे को खराब कर रहा है यह? अनीता ने कहा, कुछ ही समय की बात है, ये तो कुछ ही समय तक रहने वाला है ना, उसके बाद तो ठीक हो जाएगा, तो इतनी ज्यादा तुम चिंता मत लो। और वैसे भी हम जहाँ पर जा रहे हैं वहां पर कोई नए लोग नहीं आने वाले, तुम उन दोनों लोगों को जानती हो? ईशा हैरान हो करके उनकी तरह दिखती है और उनसे पूछता है, मैं उन लोगों को जानती हूँ, कौन है वह लोग? अनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैसेज महाजन और श्रीमती प्रताप। जैसे ही ईशा ने सुना उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि वह उसने अपनी मम्मी की बात क्यों मानी और वह क्यों उनके साथ आने के लिए तैयार हो गई इतनी आसानी से। अगर उसे पता होता कि महाजन और प्रताप आने वाले हैं तो फिर मैं वह बिल्कुल भी तैयार नहीं होती इस चीज के लिए। पर अब वह आखिरकार कर क्या सकती थी, वह तो आ चुकी है और वह अपनी मम्मी से भी नहीं बोल सकती है कि वह उनके साथ अब नहीं जाना चाहती, क्योंकि उससे पहले ही बोल दिया है कि वह, पर अब वह आखिरकार कर क्या सकती थी, वह तो आ चुकी है। और वह अपनी मम्मी से भी नहीं बोल सकती है कि वह उनके साथ अब नहीं जाना चाहती, क्योंकि उससे पहले ही बोल दिया है कि वह माधव, और पर अब वह आखिरकार कर क्या सकती थी, वह तो आ चुकी है। और वह अपनी मम्मी से भी नहीं बोल सकती है कि वह उनके साथ अब नहीं जाना चाहती, क्योंकि उससे पहले ही बोल दिया है कि वह माधव और सागरिका की सगाई का एक्सेप्ट करेगी और खुद आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, इसीलिए अब वह ये भी नहीं बोल सकती है। ईशा को अपने लिए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। कुछ ही देर में वह लोग एक बहुत ही लविश रेस्टोरेंट के पास पहुंच गए। मैसेज अनीता ने अंदर जाते हुए ईशा से कहा, ईशा एकदम नॉर्मल बिहेव करना, कुछ भी बड़ी चीज नहीं है।
अगर वह लोग तुमसे कुछ पूछे भी ना तो जस्ट इग्नोर आईटी। अगर जवाब नहीं दे सकती हो तो, और अगर मुझे कुछ लगा तो मैं ही जवाब दे दूंगी, ठीक है। ईशानी जवाब सुनकर के अपनी मम्मी की तरफ देखा। उसकी इतनी बड़ी गलती पर भी अनीता इतनी आसानी से माफ करने के लिए तैयार हो गई है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह जिंदगी भर चुके रहना चाहती है। वह भी बताना चाहती है कि वह आगे बढ़ सकती है। स्टोरी पसंद आई हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करें आप लोग।